हेलो टू ऑल। क्लास 11th हमारी यूनिट 7 चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो था हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, अब जो हमें करना है वो स्टार्ट करना है हमें नेक्स्ट इलास्टिक लिमिट पॉइंट। पॉइंट ये क्या है हमारे पास? देखिए, मान लीजिए मैं किसी स्प्रिंग को थोड़ा सा फोर्स लगा के, ये स्प्रिंग है हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी है? L है। मैं इसको थोड़ा सा फोर्स लगाता हूं और खींचता हूं यहां तक, और फिर इसको छोड़ देता हूं। ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, रीगेन कर लेगा, अपनी ओरिजिनल शेप कर लेगा। अगर मैं उस पर एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देता हूं, जैसा कि बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लगा जाए, फिर हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, बल्कि ये परमानेंटली थोड़ा सा खुल जाएगा ना। तो एक लिमिट ऐसी आती है स्प्रिंग की कि उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो परमानेंटली एक्सपेंड हो जाएगा परमानेंटली एक्सपेंड। उसके बाद इसको वापस अपनी ओरिजिनल पॉइंट पर आने के लिए, ए पर आने के लिए वापस क्या है, ए पर आने में ये क्या हो जाएगा, एबल नहीं होगा। ए पर आने में एबल नहीं होगा, यानी कि ये जब इसको छोड़ेंगे तो ये परमानेंटली यहां पर ही आकर रुक जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो ये इसमें क्या होगी, परमानेंट एक्सटेंशन इन द लेंथ हो गई। ठीक है, तो हर एक इलास्टिक बॉडी की एक लिमिट होती है ऐसे, तो वो क्या कहलाती है? इट इज द लिमिट अप टू विच आफ्टर removing the deforming force the body will regain its original shape back। ठीक है, इतना ही फोर्स लगाओ कि वो डीफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करें तो बॉडी क्या हो जाए, वापस ओरिजिनल शेप में आ जाए। ठीक है, वो लिमिट का फोर्स वो कहलाता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। आगे चलें, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है भाई? देखिए, मान लीजिए आपके पास लेंथ है एक स्प्रिंग की 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उस पर हमने वेट लटका दिया mg नीचे की तरफ 0 kg। तो टोटल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर पर हमने वेट लटका दिया 1 kg, तो लेंथ हो गई 101 सेंटीमीटर। अज्यूम किया हमने वेट लटका दिया 2 kg, लेंथ अब 101 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हो गई 102 सेंटीमीटर, यानी एक और बढ़ गई। अब 102 सेंटीमीटर लेंथ है, वेट कर दिया 3 kg, तो लेंथ हो गई 103 सेंटीमीटर। क्लियर है? बोलिए, आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही 103 सेंटीमीटर लेंथ है, अब हम 4 kg वेट लटका देंगे। अब क्या हो गया, इसकी इलास्टिक लिमिट पॉइंट को ये क्रॉस कर गया, इलास्टिक लिमिट पॉइंट को क्रॉस कर गया, तो अब लेंथ आएगी 104.5 सेंटीमीटर। बिकॉज अब हमने क्या किया है, वही वाला केस ऊपर वाला, कि एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये परमानेंटली खुल जाएगा। यानी एक लिमिट यहां तक आप क्या करेंगे, जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे, वेट यानी स्ट्रेस बढ़ेगा उस पर, वैसे वैसे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या चेंज होगा, स्ट्रेन चेंज। यानी जैसे जैसे आपने स्ट्रेस बढ़ाया वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ा, लेकिन एक लिमिट तक। कौन सी लिमिट तक? इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक, क्योंकि उसके बाद तो क्या हो जाएगा, लेंथ में एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक जैसे जैसे आप वेट बढ़ाओगे mg, वैसे वैसे ही लेंथ में इंक्रीज होगी इक्वल प्रपोर्शन में। 1 किलो के लिए 1 सेंटीमीटर, 2 किलो के लिए 2 सेंटीमीटर, 3 किलो के लिए 3 सेंटीमीटर, लेकिन एक लिमिट तक।
उस लिमिट से ज्यादा करोगे तो नहीं होगा ये काम। वो लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट। तो आपके पास क्या है, हुक्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे वेट को आप लोड भी लिख सकते हो, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सटेंशन बढ़ेगी, या जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अप टू इलास्टिक लिमिट पॉइंट, stress is directly proportional to strain। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा E इंटू में स्ट्रेन, वेयर जहां पर E क्या है आपके पास, E इज कोफिशिएंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां से E किसके बराबर आ गया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसको दोनों चीज कह सकते हैं, या और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं इसको। क्लियर? तो E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, आपको पता है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन और यूनिट किस वाली होगी? स्ट्रेस वाली। स्ट्रेस की कैसी होती है? प्रेशर वाली, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ E आर सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ E की क्या होंगी? सेम किसकी होंगी? स्ट्रेस जैसे। अब हमारे पास ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑफ 4 टाइप। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, लेंथ कितनी है? L। हमने क्या कर दिया, इस वायर के नीचे वेट लटका दिया। ठीक है, कितना? mg। चेंज इन लेंथ हो गया इसमें डेल्टा L। चेंज इन लेंथ डेल्टा L, और इनिशियल लेंथ थी L। क्लियर है? तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फर्स्ट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला है भाई ये। इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, यंग मॉडुलस Y, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसको आगे सोल्व करें। नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता है, स्ट्रेस का तो सीधा सा फॉर्मूला है F/A, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा FL अपॉन A डेल्टा L आएगा। क्लियर है? बोलिए। तो यहां से आप इस फॉर्मूले से y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L, इससे आप अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। आप इसे डेल्टा L चेंज इन लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इससे फोर्स भी निकाल सकते हैं, इसको इस तरफ ले जाएं तो। क्लियर है? तो इसको आप दाएं बाएं करके जो क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है वो आप सोल्व कर सकते हैं। इसी इक्वेशन से एक और चीज समझ में आई हमें, वी कैन से डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन में AY। कुछ नहीं किया हमने, डेल्टा L की वैल्यू निकाल ली। यहां से डेल्टा L ऊपर गया, ठीक है, यहां से डेल्टा L ऊपर गया, Y नीचे आया। दैट्स ऑल, वी हैड डन इट। ठीक है, क्लियर? नाउ इफ F इज सेम, इफ फोर्स इज सेम ऑन different wire of different
मटेरियल, ठीक है। देन डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया, एरिया ऑफ वायर। एरिया क्या होगा, मान लीजिए ये वायर है आपके पास, ठीक है, तो ये इसका एरिया, ये वाला मोटाई। एरिया को आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1/πr² लिख सकते हो। आर रेडियस, पाई तो कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, देन डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। आई बात समझ में। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मोर द रेडियस, जितनी मोटी वायर होगी, रेडियस ज्यादा होगी, मोर विल बी द चेंज इन लेंथ। मोर द रेडियस, मोर विल बी द चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको आ गया। यहां से एक और पता चली, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना लंबा होगा उतनी चेंज इन लेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। चलिए सेकंड है बल्क मॉडुलस। इलास्टिसिटी, ये सेकंड है आपके पास। चले करें, चलिए क्या है आपके पास, मान लीजिए एक गुब्बारा है, वॉल्यूम है V। हमने क्या किया, इसमें एयर और डाल दी, तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम हो गया V प्लस डेल्टा V। देन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। देन बल्क मॉडुलस को K से लिखते हैं, K इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V बाय V। देन K विल बी इक्वल टू FV अपॉन A डेल्टा V। क्लियर है। आगे चलें। थर्ड है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देखिए ये हमने वो केस किया था जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं किसी बॉडी पर। ये बॉडी है, ये लगाया हमने, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, इसका बेस फिक्स है, तो क्या होगा, ये वाली साइड आगे सरक जाएगी इधर, ये वाली साइड डिस्प्लेस हो जाएगी इधर। कितने एंगल से डिस्प्लेस होगी, थीटा से। तो हमने कहा था ये कितनी लेंथ डिस्प्लेस होगी, L, और ये पूरी कितनी है, L कंप्लीट, है ना। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shear strain, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस तो ये लग गया भाई। बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को G से लिखेंगे, G इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, shear स्ट्रेन थीटा था, याद है आपको, थीटा। देन G इज इक्वल टू F बाय A अपॉन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी डेल्टा L बाय L, ये भी आ गया था आपके पास, FL अपॉन A डेल्टा L। लेकिन ये चेंज इन लेंथ नहीं है, ये डेल्टा L इज नॉट चेंज इन लेंथ, ये तो क्या है, शिफ्ट द लेंथ बाय विच वन साइड इज शिफ्टेड, जितनी शिफ्ट हो गई, ठीक है। लास्ट है आपके पास पॉइजन रेशियो, POISSION, पॉइजन रेशियो। दिस इज द लास्ट ऑफ द फोर्थ टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Lateral strain to the longitudinal, ये तो हमने पढ़ा नहीं ना, है ना, ये नहीं पढ़ा लेटरल स्ट्रेन। चलो इसको बता देंगे हम, ठीक है। क्या हो रहा है, मान लीजिए आपके पास एक वायर है,
ठीक है। उस वायर की रेडियस है आपके पास आर, लेंथ है आपके पास एल। नीचे हमने वेट लटका दिया उसके mg। वेट लटकाने के बाद क्या हो गया, ये वायर आपकी लंबी हो गई लंबी। लेंथ में चेंज हो गया डेल्टा एल, और रेडियस भी तो चेंज हो गई, रेडियस में चेंज हो गया डेल्टा आर। ठीक है। देन लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन will be equal to पॉइजन रेशियो, इसको लिख देंगे सिग्मा से। ठीक है। देन सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन होगा चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, डेल्टा आर बाय आर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको पता है डेल्टा एल बाय एल। तो ये है आपके पास 4 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर जो सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारे पास, उनके ऊपर क्या है, सबके ऊपर तो क्या है, स्ट्रेस है, और सबके नीचे क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है। आर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर एप्लीकेबल टू डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस पर एप्लीकेबल है। जैसे बल्क मॉडल, जैसे सबसे पहला क्या था, यंग मॉडुलस, वाई से डिनोट करते थे सॉलिड के लिए। ठीक है। दूसरा था बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस किससे डिनोट किया था, के से डिनोट किया था, ये था लिक्विड और वॉल्यूम, क्या बोलते हैं उसको, गैस के लिए। थर्ड था अपने पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, के बाद थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, ये हमारा एप्लीकेबल था सॉलिड्स के लिए। और फोर्थ है हमारा पॉइजन रेशियो सिग्मा, अगेन एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड, के लिक्विड गैस, जी सॉलिड, सिग्मा सॉलिड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज आवर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से कीजिएगा। इफ वी टेक ए वायर और स्प्रिंग of length 100 सेंटीमीटर, ठीक है, and apply a load on its edges, ठीक है, तब क्या होगा, then its length will increase, तब इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, ये लीजिए एक टेबल बना लूं मैं, ठीक है, लोड, एक्सटेंशन एंड टोटल लेंथ, कितना लोड किया, एक्सटेंशन कितना हुआ और टोटल लेंथ। एक्सटेंशन यानी इंक्रीज इन द लेंथ। हमने लोड अप्लाई 0 kg, वायर में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर। लोड लटकाया 1 kg, 1 सेंटीमीटर बढ़ी, 101 सेंटीमीटर। 2 kg, 2 सेंटीमीटर बढ़ी, 102 सेंटीमीटर। 3 kg, 3 सेंटीमीटर बढ़ी, 103 सेंटीमीटर। यानी यहां तक याद कीजिए, यहां तक क्या होगा, हम क्या करेंगे, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे उतना ही लेंथ में इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही हमने 4 kg लगाया तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपके पास, न्यू लेंथ 104.5 सेंटीमीटर। यानी 3 kg तक आपके पास जितना आप लोड लगाओगे उतना ही एक्सटेंशन हो जाएगा, जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही स्ट्रेन आएगा। यानी 3 kg तक अप टू ए लिमिट
लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहां तक? जिस लिमिट तक ऐसा होता है उस लिमिट को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक है। एज लोड इज अप्लाइड up to elastic limit point, extension will be directly proportional to the load. So load is directly proportional to extension और stress is directly proportional to strain। ठीक है, एक लिमिट तक ऐसा होगा हमारे पास। तो उस लिमिट तक ऐसा हो रहा है तो उस लिमिट के लिए अगर हम ग्राफ बनाने लगे तो क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, 0, 101, 102, 103, 1 kg, 2 kg, 3 kg। 3 kg तक जैसे जैसे लोड बढ़ाया वैसे वैसे बढ़ा था हमारा ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। हम पहुंच गए ए पॉइंट तक, वेयर ए इज इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ए क्या है? इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक है। सेकेंड केस, नाउ इंक्रीज द लोड। हमने लोड को फिर क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। एक्सटेंशन विल बी मोर, एक्सटेंशन विल बी मोर। अब क्या होगा? एक्सटेंशन ज्यादा होगी। याद कीजिए, एक्सटेंशन ज्यादा होगी किसके द्वारा? हमने ये एग्जांपल लिया था, इससे क्या हो जाएगी? एक्सटेंशन ज्यादा हो जाएगी 104.5 और स्ट्रेस क्या होगा? कम अप्लाई होगा। तो हमारा ग्राफ ये देखिए, स्ट्रेस कम है, एक्सटेंशन ज्यादा। हम पहुंच जाएंगे कहां पर? बोलिए, बी पॉइंट पर। कहां पर पहुंच गए? बी पॉइंट पर। यहां पर 4 किलोग्राम 4.5 सेंटीमीटर। अब अगर हमने क्या किया? लोड को घटाना शुरू कर दिया, वापस घटाना शुरू कर दिया, तो हमारी जो वायर है ना वो वापस कहां पहुंचेगी? 0 सेंटीमीटर पर नहीं पहुंचेगी। देयर इज ए परमानेंट एक्सटेंशन इन द लेंथ। लेंथ में क्या हो जाएगी? परमानेंट एक्सटेंशन हो जाएगी। क्लियर है? तो ये क्या कह गया? पॉइंट बी हो गया पॉइंट ऑफ परमानेंट एक्सटेंशन। जैसे ही बी से फिर हम लोड बढ़ाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे सी पर। एक पॉइंट आएगा सी, जहां अब हम लोड नहीं अप्लाई कर रहे। क्या होगा हमारे पास? बढ़ता जाएगा और डी तक पहुंच जाएंगे। पॉइंट सी विल बी कॉल्ड यील्ड पॉइंट। इसके बाद हम फिर बढ़ाएंगे लोड तो ग्राफ ऊपर जाएगा और हमारे पास एक पॉइंट ई आएगा जिसको हम कहेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है।